नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल तीसरे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद ईडी के अगले कदम को लेकर कयास लगाए जाने लगे। इसके बाद दावा किया जाने लगा कि केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार तक कर सकती है। अब मजेदार बात यह है कि ऐसी आशंका खुद आम आदमी पार्टी की तरफ से जताई जा रही है। इसलिए आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे पर होंगे और इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि केजरीवाल को क्यों सता रहा है गिरफ्तारी का डर। देखिए, दरअसल केजरीवाल ने आज खुद कहा कि ईडी का मकसद समन के माध्यम से उनसे पूछताछ करना नहीं, बल्कि उनको गिरफ्तार करना है, जिससे वो लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सके। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर चल रही जांच में ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए वो पिछले करीब 2 महीने से अरविंद केजरीवाल को 3 बार पूछताछ में शामिल होने के लिए समन भी भेज चुकी है। लेकिन केजरीवाल ने ईडी के समन की तीनों बार बेकदरी करते हुए उनके सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। बुधवार को ईडी के तीसरे समन को भी नजरअंदाज करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ईडी को 5 पन्नों का एक जवाबी खत लिखते हुए उनसे पूछा था कि आखिर ईडी किस हैसियत से उनसे पूछताछ करना चाहती है। आज गुरुवार को एक बार फिर से उन्होंने ईडी की मंशा पर सवाल उठाया और समन को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो उसका जवाब जरूर देंगे। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। 4 मिनट 10 सेकंड के जारी किए गए इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी के समन का मकसद जांच करना है ही नहीं, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करना है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि आने वाले लोकसभा चुनाव में केजरीवाल प्रचार कर सके। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। दरअसल केजरीवाल गिरफ्तारी को लेकर इसलिए आशंकित हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि समन को बार बार नजरअंदाज किए जाने की वजह से उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। कल रात को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये दावा करना भी शुरू कर दिया था कि केजरीवाल को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पर जो गेट है, पुलिस ने उस गेट को बंद कर दिया है, बैरिकेटिंग कर दी और पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। दरअसल 3 सम्मन ईडी की तरफ से भेजे गए थे अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे और तीसरे सम्मन के बाद जब अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें कहा जाता है कि ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पे रेड कर सकती है। हालांकि ईडी के सूत्रों ने साफ कर दिया कि फिलहाल उनके केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं है। इधर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये सफाई दी गई कि केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन की आशंका की वजह से पहरा बढ़ा दिया गया था। आम आदमी पार्टी का दावा है कि उसके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हो सकती है। आप ये दावा कर रही है कि रेड असल में दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस वाले मामले में होगी और फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी ईडी कर सकती है। और इसी दावे के बीच एक तरफ जहां मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि विरोध प्रदर्शन हो सकता है, समर्थक पहुंच सकते हैं।
केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी की तरफ से पूछा जाने लगा कि आम आदमी पार्टी को कैसे पता चला कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। आम आदमी पार्टी को पता होने से पहले भी आप देखेंगे कि भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता, उनको पता होता है कि कौन सा समन हमें इशू होने वाला है और उनको पता रहता है कि हम कब अरेस्ट होने वाले हैं। ऐसा पहले बहुत बार देखा गया है। हमें पुख्ता सोर्स से जानकारी थी, हमने उसको सार्वजनिक किया। ईडी की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि केजरीवाल को चौथा समन भी जारी किया जा सकता है। दिल्ली से पंकज जैन, हिमांशु मिश्रा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केजरीवाल समन को नजरअंदाज कर सीधे जांच एजेंसी को चुनौती दे रहे हैं। उनका मैसेज साफ है कि वो ईडी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए अगर ईडी उन्हें चौथा और पांचवा समन भी जारी करती है तो वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि ईडी को चुनौती देकर क्या संदेश देना चाहते हैं केजरीवाल। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। एक तरफ वो कथाकथित शराब घोटाले को फर्जी बता रहे हैं तो वहीं ईडी के समन को गैर कानूनी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजती है और उस समन में वो सवाल नहीं होते हैं जिनकी मांग अरविंद केजरीवाल ने की है, तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की अगली पूछताछ में भी शामिल नहीं होंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे, जो कि 6 जनवरी से गुजरात में शुरू होने जा रही है। ईडी के तीसरे समन को केजरीवाल की ना के बाद ईडी ने अब फिर से केजरीवाल को समन भेजने पर विचार कर रही है। लेकिन अगर उस समन के बाद भी ईडी के सामने केजरीवाल नहीं गए तो ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ता है। हमारा सवाल है कि समन पर केजरीवाल के इनकार के बाद ईडी के पास अब विकल्प क्या है। इसके बारे में भी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। तीसरी बार ईडी के सम्मन पर ईडी दफ्तर जाकर के जांच में ना शामिल होने के बाद क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये सवाल सबके जहन में है कि आखिरकार आगे ईडी जो है वो क्या करेगी। क्या ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। इसमें कई सारे सवाल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब ईडी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा सम्मन जो है वो जारी करेगी। इसके साथ ही अगर वो चौथे सम्मन पर भी शामिल नहीं होते हैं तो वो कोर्ट के जरिए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी जो है वो कर सकती है। सीधे तौर पर ईडी जो है वो कोर्ट में जाकर ये कह सकती है कि हमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जो है इस शराब नीति घोटाले को लेकर के बातचीत करनी है। कई सारे सवाल जवाब हैं और उन सवालों के जवाब लेने के लिए मुख्यमंत्री जांच में शामिल हो। एंटी करप्शन मुहिम की बुनियाद पर देश की सियासत में अपना मुकाम बनाने वाली आम आदमी पार्टी इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से पार्टी का जन्म हुआ, उसी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना पार्टी को करना पड़ रहा है। यहां तक कि पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में विरोधी दलों को आम आदमी पार्टी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा चौथा सवाल। हमारा सवाल है कि दिल्ली के सियासत में ईडी के समन पर क्यों छिड़ा सियासी संग्राम। दरअसल करप्शन के मुद्दे पर दूसरे दलों को निशाना बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद इस मुद्दे पर बुरी तरह से घिरी नजर आ रही है। भ्रष्टाचार विरोध की बुनियाद पर खड़ी आम आदमी पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जनता की आवाज बनकर आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर सत्ता तक का सफर तय किया था, उसी पार्टी के कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों पर महीनों से सलाखों के पीछे हैं। पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि अब भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी नेताओं से आगे बढ़कर पार्टी के मुखिया के दामन तक पहुंच गए हैं।
जिस शराब घोटाले में पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया जेल में हैं, उसी घोटाले में ईडी की जांच में अब आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले नेता नंबर 1 केजरीवाल का नाम भी आ गया है। अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने जब नवंबर महीने में पहला समन दिया तो केजरीवाल ने तीनों राज्यों में चुनाव का हवाला देकर ईडी के सामने पेश होने से इनकार किया। जब ईडी ने चुनाव के बाद दिसंबर महीने में दूसरी बार समन दिया तो इस बार केजरीवाल ने ये कहकर शामिल होने से इनकार कर दिया कि वो विपश्यना करने जा रहे हैं। और अब जब कल तीसरी बार ईडी ने समन जारी किया तो केजरीवाल ने ईडी के समन को ही गैर कानूनी करार देते हुए इसके पीछे सियासी साजिश को जिम्मेदार ठहरा दिया। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी की बार बार बेकदरी किए जाने और ईडी के समन के पीछे बीजेपी की साजिश बताए जाने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं। केजरीवाल समन के पीछे भले ही बीजेपी एजेंसी का हाथ बता रहे हों, लेकिन बीजेपी उनको उन्हीं की बात याद दिलाते हुए कह रही है कि अगर वो किसी तरह की गड़बड़ी में शामिल नहीं हैं, तो फिर वो जांच एजेंसी के सामने पेश होकर अपनी सफाई क्यों नहीं देते हैं। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। जो जनता के विकास का पैसा सरकार के पास आना चाहिए था, वो कमीशन को 5% से 12% बढ़ाकर और शराब के ठेकेदारों को दिलवा दिया गया। उसमें से आधा पैसा खुद खा गए, करोड़ों का घोटाला कर लिया। अब ईडी के लिए सवाल पूछने के लिए पूछ रहे हैं विधवा विलाप करके। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। कभी दिल्ली की सत्ता पर लगातार 15 साल शासन करने वाली कांग्रेस इंडिया अलायंस में तो केजरीवाल के साथ है, लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नेता केजरीवाल के सख्त खिलाफ है। इसलिए जब ईडी के समन को केजरीवाल नजरअंदाज करते हैं तो दिल्ली कांग्रेस नेता केजरीवाल पर हमला करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते। एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी और मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। अन्यथा किसी चीज को एक राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को देखा गया कि वो राजनीतिक रूप से काम करती है। गिरफ्तारी की तलवार केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ही नहीं लटक रही, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के रडार पर हैं। लिहाजा इंडिया गठबंधन ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। केजरीवाल को, हेमंत सोरेन जी को आप अगर अरेस्ट करने जा रहे हो, सिटिंग मुख्यमंत्री को, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी राजनीति की। उसके बाद ये देश देखो क्या करता है। लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर ईडी सख्त कार्रवाई करती है तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की चुनावी उम्मीदों को जोरदार झटका लगेगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शराब घोटाले की जांच से जूझ रही दिल्ली सरकार के सामने एक और संकट खड़ा हो गया है। सरकार पर एक और गड़बड़ी का गंभीर आरोप लगा है। मामला मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट में हुए फर्जीवाड़े से जुड़ा है। इस मामले में भी दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा 5वां सवाल। आज का हमारा 5वां सवाल है कि फर्जी लैब टेस्ट मामले में क्या बढ़ने वाली है केजरीवाल सरकार की मुश्किलें। इसके फर्जीवाड़े के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा। किरदार इंडिया अलायंस के जो अपनी अपनी पार्टियों के मुखिया के रोल में कहीं ना कहीं है, वो गिरफ्तार होते हैं और अपने राज्यों में जो स्टार प्रचारक के तौर पे देखे जाएंगे वो गिरफ्तार होते हैं। तो इंडिया अलायंस पे इसका क्या असर पड़ेगा? अहम बात यह है कि फिलहाल इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं गठबंधन को लेके, सीट शेयरिंग को लेके
फैसला होना बाकी है। वो कामकाज अभी भी जारी है और इसके साथ साथ जब चुनाव आएंगे, जब इलेक्शंस होंगे, उस वक्त स्टार कैंपेनर्स की जरूरत सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस को पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो रीजनल स्टॉलवर्ड्स हैं, चाहे जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पंजाब में अरविंद केजरीवाल का चेहरा बहुत बड़ा है, वैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन जैसे चेहरे की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में अगर इन दोनों मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी होती है तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को चुनावी प्रचार के दौरान अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में नुकसान होता हुआ दिखाई देगा और जो अलायंस की सीट शेयरिंग को लेकर जो रणनीति फिलहाल बन रही है उसमें कई सारे रुकावटें आती हुई दिखाई दे सकती हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी के 7वें समन को भी नजरअंदाज कर चुके हैं। ऐसे में अब उनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब चर्चा है कि वो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो झारखंड राजनीतिक अस्थिरता से जूझने लगेगा। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा छठा सवाल है कि झारखंड के सीएम सोरेन के समन पर क्यों उठा है सियासी तूफान। दरअसल झारखंड में भी लालू फॉर्मूले की चर्चा के बीच कल गठबंधन विधायक दल की बैठक में फिलहाल हेमंत को ही सीएम बनाए रखने का फैसला हुआ है। लेकिन अगर हेमंत गिरफ्तार हुए तो फिर झारखंड की सियासत में उठापटक होना तय है। ईडी के समन ने झारखंड में भी सियासी भूचाल ला दिया है। यहाँ की सियासत में पल पल घटनाक्रम बदल रहा है। सोरेन सरकार पुरजोर कोशिश में है कि ईडी के सवालों से लेकर उनकी कड़ी कार्रवाई तक की पूरी योजना को पहले से ही तैयार कर लिया जाए। तो विपक्ष इस बात में जुटा है कि राज्य सरकार को घेरने में कोई कसर छोड़ी न जाए। ईडी के 7 समन को ठुकरा चुके हेमंत सोरेन के खेमे में गहमागहमी पिछले 2 दिनों से बनी हुई है। कल यानी बुधवार की सुबह सोरेन के मीडिया एडवाइजर समेत कई करीबियों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी हुई। दरअसल हेमंत के ईडी के सामने पेश नहीं होने के बाद ईडी ने हेमंत के करीबियों पर शिकंजा कस दिया है। इधर हेमंत के खिलाफ कड़े एक्शन की आशंका को देखते हुए कल रांची में विधायक दल की सीएम आवास पर एक बैठक भी हुई। आखिरी सम्मन में ईडी ने ये अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिनों के अंदर वो तारीख, समय और वेन्यू बताएं जहां उनसे पूछताछ किया जा सके लैंड स्कैम मामले में, और 7 दिनों के अंदर उन्हें अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया था। उसके बाद उनके मीडिया एडवाइजर के घर रेड होता है इलीगल माइनिंग में, और यहां से लेकर राजस्थान तक रेड होता है। उसी दरमियान जो है विधायक दल की बैठक भी होती है। वो तमाम दल उस बैठक में आते हैं जो हेमंत सोरेन का सपोर्ट कर रहे हैं। 43 विधायकों की मौजूदगी होती है और उन्होंने ये कहा कि हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि कब तक। जाहिर तौर पे वेट एंड वॉच जो है उस पॉलिसी पे अब महागठबंधन काम कर रही है। इस पूरी हलचल पर विपक्ष भी आंखें गड़ाए बैठा है। वो लगातार सोरेन सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर हेमंत सोरेन ईडी से भाग क्यों रहे हैं। इस बीच झारखंड के सियासी संकट पर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने का आग्रह किया। सरफराज अहमद ने विधानसभा की सदस्यता से उन्होंने त्याग पत्र दिया 31 तारीख को रात में। तो स्वाभाविक रूप से हमने थोड़ा सा पता करने लगा कि कहीं उनका तबीयत तो नहीं खराब है, लेकिन सब लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अच्छे हैं, तंदुरुस्त है और इसके बाद कोई अगर वो रिजाइन देता है तो स्वाभाविक रूप से कई चीजों को जन्म देता है और आदमी सोचने लगता है। दरअसल बुधवार से ये खबर गर्म थी कि गिरफ्तार होने पर हेमंत अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं और इसके लिए सियासी जोड़तोड़ की शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन जब हेमंत सोरेन ने अपने गठबंधन के विधायकों के साथ बैठक की तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। दिल्ली और झारखंड में इंडिया गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री चुनावों से पहले जेल जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इन 2 राज्यों में गठबंधन की चुनावी तैयारियों को झटका लगना तय है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा 7वां सवाल है और हमारा सवाल है कि 2 सीएम पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार से विपक्षी खेमे पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल
इसके बारे में और ज्यादा जानकारी और विस्तार रूप से आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाओं की आपूर्ति के बाद अब आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स में बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के सामने आया है। आरोप ये लगे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स में कई लाखों मरीजों के ऊपर फर्जी टेस्ट कराए गए। ये टेस्ट रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के थे। अब इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट को सौंप दी है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इस पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव को सौंपी और मुख्य सचिव ने आखिरकार ये रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंपी। अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच जो है वो रेकमेंड कर दी है। आपको बता दें कि आरोप और संगीन ये भी लगे हैं कि कई डॉक्टर्स इन मोहल्ला क्लिनिक्स में पहुंचते ही नहीं थे, बल्कि वो अपनी एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से अटेंडेंस मार्क किया करते थे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।